वज़ीर-ए-आज़म ने तूफान और हीट वेव के बाद शुमाल मशरक़ी रियासतों में सूरत हाल पर की जायजा मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा 100 दिन के एजेंडे पर गहराई से करेंगे गौर व ख़ौज़। अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त कारकर्दगी। अरुणाचल में वोटों की गिनती मुकम्मल। खांडू हुकूमत की जबरदस्त अक्सरियत से वापसी। वहीं कांग्रेस की कारकर्दगी रही मायूस कुन। सिक्किम में हुक्मरान सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने किया क्लीन स्वीप। 31 सीटों पर किया कब्जा। एसडीएफ को मिली 1 सीट। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने शराब पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में की खुद सुपुर्दगी। लोकसभा इंतखाबात के लिए अदालत से मिली थी मोहलत। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी का होगा मुकाबला। पहले मैच में अमेरिका ने कनाडा को दी थी 7 विकेट से शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के कुछ हिस्सों में तूफान के बाद पैदा सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की। इस दौरान मुतासिर अफराद की मदद के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में गर्मी की लहर की सूरत हाल और मानसून की तैयारियों का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम और उनसे निमटने के लिए मुनासिब मशक़ें मुस्तक़िल बुनियादों पर की जाएँ। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत दी कि अस्पतालों और दीगर अवामी मकामात का फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट बाकायदगी से करवाया जाए। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को जंगलात में लगी आग की बरवक्त शनाख्त और इंतज़ाम में वन अग्नि पोर्टल की इफ़ादियत के बारे में बताया गया। अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी के उम्मीदवार पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 10 सीटों पर बिला मुकाबला जीत चुके हैं। ताज़ा तरीन रुझानात के मुताबिक बीजेपी 39 सीटों पर आगे हैं। एनपीईपी 8 सीटों पर आगे है। पीपीए 3 और आज़ाद उम्मीदवार की बात करें तो 2 नशिस्तों पर आगे हैं। वहीं एनसीपी 3 सीटों पर आगे है। अरुणाचल प्रदेश में आज असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती हुई। इनमें से बीजेपी को 46, नेशनल पीपल्स पार्टी को 5, नेशनल कांग्रेस पार्टी को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और बाकी सीटें दीगर आज़ाद उम्मीदवारों को मिली हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर पवन कुमार सेन ने इसकी इत्तला दी। असेंबली इलेक्शंस जो रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर किए उसमें 46 भारतीय जनता पार्टी को, 5 उसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी, 3 नेशनल कांग्रेस पार्टी, 2 सीट्स पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाकी जो 3 हैं उनमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली। और 60 में से सारे 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट हम लोगों ने डिक्लेयर किए। किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट में देखी नहीं गई है। सभी जगह पे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से काउंटिंग की गई और कोई भी विक्ट्री प्रोसेशंस को हमने अलाउ नहीं किया था। इसलिए हर जगह पर हमें बिना किसी अवरोध के, बिना किसी भय और पक्षपात के हम लोगों के यहाँ पर काउंटिंग संपन्न हुई है। और हम अपेक्षा करते हैं कि 4 जून को भी इसी तरीके के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी काउंटिंग को समाप्त करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद वजीर आला पेमा खांडू ने जीत का सेहरा रियासत के लोगों के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने कहा कि ये जीत इस काम की अक्कास है जो वजीर आजम मोदी ने गुज़श्ता 10 सालों में रियासत की तरक्की के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46
की वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर अरुणाचल प्रदेश के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शुक्रिया अरुणाचल प्रदेश, इस रियासत की शानदार अवाम ने तरक्की की सियासत को वाज़ेह मैंडेट दिया है। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बीजेपी पर एतमाद किया है। हमारी पार्टी रियासत के लिए मजीद मजबूती से काम करती रहेगी। मैं इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी कारकुनों की मेहनत की तारीफ करना चाहूँगा। यह काबिल सताइश है कि वो किस तरह रियासत भर में गए और लोगों से जुड़े। और सिक्किम में भी आज तमाम 32 असेंबली सीटों पर वोटों की गिनती हुई। हुक्मरान सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने क्लीन स्वीप करते हुए 31 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा SDF ने एक सीट जीत ली है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे के पिंसू नामग्याल लेप्चा ने जोंगो असेंबली हलके से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी हिमायत की और मुझे ज़बरदस्त फ़र्क से जिताया। मैं अपने पार्टी सदर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे टिकट दिया। जितना भी मेरा वोटर्स जिन्होंने सहयोग दिया है, मुझे इतना हाईस्ट मार्जिन से मुझे विजयी करा दिया है, इसमें मैं आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट वहाँ को भी मैं धन्यवाद देंगे। टिकट मिला इस बार सबसे ज़्यादा मतलब उम्मीद रखी, इस बार मुझे सहयोग दिया है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम असेंबली इंतखाबात 2024 में जीत के लिए वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम असेंबली इंतखाबात 2024 में जीत के लिए मुबारकबाद। मैं आने वाले वक्त में सिक्किम की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को वोट दिया। मैं अपने कारकुनों की कोशिशों को भी सराहता हूँ। हमारी पार्टी सिक्किम की तरक्की और आवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगी। और बीजेपी ने आइंदा कर्नाटक कानून साज काउंसिल के 2 साला इंतखाबात के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें CT रवि, N रवि कुमार और MG मुले का नाम शामिल है। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने CT रवि, N रवि कुमार, MG मुले के नामों पर अपनी मंजूरी दे दी है। 13 जून को कर्नाटक कानून साज काउंसिल की 11 नशस्तों के लिए इंतखाबात होने हैं, जिन्हें कानून साज असेंबली के अरकान मुंतखब करते हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुकामी लोगों की मुखालफत के बावजूद तमिलनाडु में एक हिंदू मंदिर को मुनहदम कर दिया गया, जिसके बाद लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। हालांकि इंतजामिया का कहना है कि मंदिर कब्जे की ज़मीन पर बनाया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे। अदालत के हुक्म के बाद ही मंदिर को मुनहदम किया गया। ये पहली बार नहीं है कि तमिलनाडु में ऐसा वाक़या पेश आया है। इससे पहले भी तमिलनाडु की DMK हुकूमत ने तजावुज़ात के नाम पर मंदिर को गिराने का हुक्म दिया था, लेकिन लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास कई इमारतें हैं, लेकिन सिर्फ मंदिर को ही निशाना बनाया गया। इंतखाबात खत्म होने के बाद मंदिर को मुनहदम कर दिया गया। ज़राए की माने तो कलाकोरची में ऐसे 12 मंदिर हैं जिन्हें मुकामी इंतजामिया गिराने का मंसूबा बना रही है।
और बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मगरबी बंगाल इंतजामिया पर इंतखाबी अमल में खलल डालने का इल्जाम लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्हें काबिल भरोसा इत्तला मिली है कि रियासती इंतजामिया की तरफ से वोटों की गिनती पर असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है। शुवेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया कि रियासती सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट के कोलकाता के दफ्तर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ममता बनर्जी की हिफाजत में अहम किरदार अदा करने वाले IPS अफसर रविंद्रनाथ की क़यादत में यह हिदायत दी गई कि डायरेक्टोरेट के एक अफसर और 2 कांस्टेबल सिविल ड्रेस में हर वोटिंग सेंटर पर मौजूद रहेंगे। इस मामले को उठाते हुए शुवेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन से गिनती के मरकज पर मुकर्ररा हिदायत की तामील को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लोकसभा इंतखाबात 2024 की आखिरी और 7वें मरहले की वोटिंग के अख्ताम के बाद गोरखपुर पहुंच गए, जहां वो चिड़ियाघर में टाइगर के साथ नजर आए। योगी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने अपनी जीत की दुआ की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी कर दी। गुज़श्ता रोज अदालत ने किसी किस्म की राहत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल तिब्बी बुनियादों पर केजरीवाल की जमानत की अर्जी पर समाअत की थी, जिसमें सेहत की बुनियाद पर अबूरी जमानत की मुद्दत 1 हफ्ता बढ़ाने की दरख्वास्त की गई थी। खुसूसी जज कावेरी बाईजा ने मामले में दोनों फरीकों की समाअत के बाद फैसला 5 जून तक महफूज रखा। अबूरी जमानत का फैसला 5 जून को आएगा। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को हदफ तनकीद बनाया। वीरेंद्र सचदेवा ने हथियार डालने से पहले केजरीवाल की सरगर्मियों को सर्कस करार देते हुए कहा कि केजरीवाल इसे एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं। सरेंडर को भी वो एक इवेंट की तरह बनाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कई जगह सर्कस चलती है, एक सर्कस आज दिल्ली में चलेगी। उनके अंदर रहने से दिल्ली वाले खुश रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है वो दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। और वो जेल जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब की नीति में पैसे खाए हैं, दलाली खाई है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं राजघाट पर जाऊंगा। जिस महात्मा गांधी की तस्वीर को उन्होंने अपने कार्यालय से हटवा दिया, आज उस बापू की समाधि पर जाके वो क्या करने वाले हैं आप समझ लीजिए। कथनी और कर मतलब अपनी उसमें कहने में फ़र्क है उनके। और एक मैंने कहा कि एक सर्कस चलेगी आज पूरा दिन, वो दिल्ली वाले भी देखेंगे। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने थोड़ी राहत दी है। हफ्ते को दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालिया दिनों में रिकॉर्ड किए गए आसमान को छूते दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस में गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन मौसम से बचने के बाद भी दिल्ली के लोगों को पानी के बहरान का सामना है और अब उन्हें पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पानी के बहरान की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी ना होने की वजह से पानी के टैंकर्स को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी फराहम किया जाता है वहां हालात मामूल पर आने तक सिर्फ एक बार पानी आएगा और लोगों से पानी ज़ाय न करने की अपील भी की गई है। पानी के ज़िया को रोकने के लिए वाटर बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में घूमेंगी और पानी का ज़िया पाए जाने पर 2000 रुपये का चालान जारी करेंगी। इसके अलावा पानी के गैर कानूनी कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। तो गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों के लिए पानी एक मसला बन गया है। दिल्ली के कई इलाकों को इन दिनों पानी की सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे रियासती हुकूमत की तरफ से इसके लिए कोशिशें की गई हैं, लेकिन अब भी दिल्ली के कई इलाकों को राहत नहीं मिल सकी है। दिल्ली के मुकामी बाशिंदों के लिए टैंकर ही वाहिद सहारा हैं, लेकिन गर्मियों में उन्हें भी बदहवासी का सामना है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग उलझन में हैं कि वो अपने मसाइल के लिए किससे रुजू करें। ताहम दिल्ली की आबी वजीर आतिशी मार्लिना ने कहा कि वो दिल्ली में पानी के मसले को हल करने के लिए दूसरी रियासतों से बात कर रही हैं। कोई पानी नहीं आता यहाँ पर जी, खाली टैंकर आते हैं, वो भी 400 रुपये दो टैंकर आता है, 400 रुपये नहीं दो
तो टैंकर नहीं आता। प्राइवेट बोरिंग से पानी लेता हूँ, 5 रुपए 10 रुपए गैलन देते हैं, उसी से गुजारा करता हूँ। समस्या समाधान तो यही है, वो सरकार ही करेगी समस्या समाधान तो। हाँ, पब्लिक के पास क्या सलाह तो यही है, जब जल बोर्ड प्राइवेट हो रहा, प्राइवेट होगा तभी होगा, जैसे बिजली का हुआ वैसे इसका भी हो, और कोई समाधान थोड़ी ना। वादा कर देते हैं, वो वादे की तरह के पैसे रह जाते हैं भाई साहब, पानी नहीं आता यहाँ पे। टैंकरों से अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिक्कत होती है, घर के सारे काम छोड़ के हमें पहले टैंकर भरना पड़ता है, ऑफिस में लेट पहुँचना पड़ता है, 100 काम छोड़ के हमें टैंकरों का इंतजार करना पड़ता है, टंकी पे लेने जाना पड़ता है, टैंकर खुद वहाँ से भेजते भी नहीं है वो अपने आप से। हमारी छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे परेशान, पढ़ाई लिखाई उनकी परेशान हो जाती है। अब इतना परेशान कर रखा है गर्मियों में, हफ्ते में एक बार टैंकर आता है, वो भी 10 दिन 15 दिन के बाद दे रहे हैं, वो भी हमें जाके वहाँ टक्करें खानी पड़ती हैं। हस्बैंड बताओ वहाँ जाके बैठते हैं 2-2 3-3 घंटे नौकरी छोड़ के अपनी, तब जाके कहीं जाके बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उनके तब जाके टैंकर आ रहे हैं। बताओ। पानी की फराहमी में कमी के दरमियान दिल्ली की पानी की वजीर आतिशी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी को एक खत लिखकर दिल्ली को 1 माह की मुद्दत के लिए इजाफी पानी फराहम करने की दरख्वास्त की है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में शोहदा की यादगार पर तेलंगाना तहरीक के कायदीन को गुलहाए अकीदत पेश किए। आपको बता दें कि तेलंगाना रियासत का क़याम साल 2014 में हुआ था। तेलंगाना यौम तासीस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के शुमाल मगरबी हिस्से को अलग करके 29वीं रियासत तेलंगाना की तश्कील की गई थी। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में एक बड़ा हादसा पेश आया है। जिले के मानपुर थाना इलाके के सरोदा गांव के करीब मुसाफिरों से भरी कश्ती सीप नदी में उलट गई, जिसमें 7 अफराद की मौत हो गई। कश्ती में 11 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 को बचा लिया गया है। दरिया के बीचों बीच तेज तूफान की वजह से कश्ती अपना तवाज़ुन खो बैठी और उलट गई। इत्तला मिलते ही पुलिस, इंतजामिया और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रियासती हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। सदर द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। सीप को क्रॉस करते समय जब नाव लगभग उस छोर पर पहुंच रही थी, तब नदी में भंवर आया। तो भंवर आने के कारण जो है नाव पलटने से ये घटना हुई है। घटना में कुल 11 लोगों में से 4 लोग जो है जीवित निकाले जा चुके हैं और 7 जो है बॉडीज़ अभी SDRF के द्वारा निकाली गई है। और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज सुबह तकरीबन 4 बजे 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। ये वाक़या फतेहगढ़ साहिब के माधोपुर के करीब पेश आया, जिसमें 2 रेलवे ड्राइवर जख्मी हो गए। रेलवे ड्राइवरों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सरकारी रेलवे पुलिस फोर्स के अफसर रतन लाल ने बताया कि इत्तला मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंच गई और ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਬਾਊਟ 3:45 ਵਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 1 ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 108 ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। और ग्रेटर नोएडा NTPC रोड चारजा में बने एक गत्ते के गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसके बाद आग ने भयानक रूप इख्तियार कर लिया और धुएं के बाइस अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में शदीद गर्मी और खुश्क मौसम की वजह से जंगलात में आग लगने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस दौरान राजौरी के महरा जंगलाती इलाके में जंगल में ज़बरदस्त आग लग गई। कई दीगर मकामात पर अभी भी जंगल में आग लगने की इत्तलात हैं। जंगलाती इलाकों में पौधे आग में जल रहे हैं। आग बुझाने और हंगामी खदमात से मुताल्लिक़ महकमा आग पर काबू पाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन कई मकामात पर सड़कों की दस्तयाबी है और वो मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
और बैनुल-अक़वामी खबरों में गज़ा में जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन ने 3 मरहलों में जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश की है। बाइडन के मुताबिक इसे इसराइल ने खुद तैयार किया है, लेकिन इस दौरान एक बार फिर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पैगाम जारी किया है कि गज़ा की जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमास की हुक्मरानी और जंग के तमाम अहदाफ हासिल नहीं हो जाते, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन की अमन तजवीज़ पर सवालात उठ रहे हैं। दर हकीकत इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि इसराइल ने अमन का नया रोड मैप पेश किया है। जंगबंदी की तजवीज़ पेश करते हुए जो बाइडन ने कहा कि हमें जंगबंदी के हवाले से हमास की जानिब से इब्तदाई मुस्बत जवाब भी मिला है। यमन के ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने कहा है कि हौसियों ने बहराए अहमर और बहरे हिंद में अमरीकी तैयार बरदार बहरी जहाज़, एक अमरीकी डिजास्टर और 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते हुए 6 कार्रवाइयाँ की। ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप के फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने यह इत्तला दी। इस ग्रुप ने बहराए अहमर के शुमाल में अमरीकी तैयार बरदार बहरी जहाज़ आयरन हावर को मुतादिद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। याहिया सारी ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैरियर के खिलाफ दूसरा टारगेट ऑपरेशन था। और खेल की खबरों में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के टीमें आमने सामने होंगी। और रियल मैड्रिड ने 15वें मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया है। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डोर्टमुंड को 2-0 से शिकस्त दी। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मनी के क्लब बोरुसिया डोर्टमुंड को 2-0 से शिकस्त दी। इस फतेह के साथ ही रियल मैड्रिड अपने ही रिकॉर्ड को मजबूत करते हुए 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हो गई। पहले हाफ में बोरुसिया डोर्टमुंड ने रियल मैड्रिड को ज़ेर कर लिया। जर्मन टीम ने पहले हाफ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसने गोल करने की कोशिश भी की। ताहम दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड ने शानदार वापसी की। मैड्रिड की जानिब से दानी कारवाहिल ने 74वीं और वेनिशियस जूनियर ने 83वें मिनट में गोल करके टीम को फतेह से हमकिनार किया। रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलाटी के लिए भी ये रिकॉर्ड 5वां चैंपियंस लीग टाइटल भी था। रियल मैड्रिड के लिए ये सीज़न का दूसरा टाइटल था। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश लीग भी अपने नाम की है। वेम्बले स्टेडियम एक बार फिर बोरुसिया डोर्टमुंड के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। बोरुसिया डोर्टमुंड को 2013 में इसी मैदान पर बायरन म्यूनिख के खिलाफ भी चैंपियंस लीग के फाइनल में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।